रिश्तेदार और समाज में थोड़ा था। इवन एक रिश्तेदार ने मेरे पापा से ये भी कह दिया कि लड़की की पढ़ाई पे आप क्यों लगा रहे हो, मत पढ़ाओ, आपको तो रिश्ता बताएं। बट मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि ये तो 100% मैनेजर बनेगी। जी जी। तो फिर ये हो गया कि अब तो पापा ने भी कह दिया अब तो करना ही पड़ेगा। सो करंटली मैं एज RRBPO वर्किंग हूँ। मैंने RRBPO NICL असिस्टेंट जैसे पेपर्स वो क्लियर करे हैं और IPSO का इंटरव्यू भी दिया। बिल्कुल। सिलेक्शन के बाद रिश्तेदारों का व्यवहार बदला आपके प्रति? बिल्कुल सर। अब एक्चुअली वो अपने बच्चों को भी, पहले मैं जैसे लाइब्रेरी जाती थी तो उसको लेकर भी कुछ लोग नेगेटिव रहते थे। मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि लड़की जा रही है, शाम को 6-7 बजे तक आती है। अब वही अपनी बच्चों को उसी लाइब्रेरी में भेजते भी हैं और उसको कहते भी हैं आप भी पढ़ाई करो, IT का हुआ है, आपका भी होगा। तो जब आपने RRBPO ही सिलेक्ट ज्वाइन क्यों किया, आपने NICL क्यों नहीं ज्वाइन किया, इसके पीछे को कारण? ऐसा ही टोल्ड यू सर, मेरे लिए तो एक तरीके से ये चाइल्डहुड ड्रीम ही है जी। मुझे बैंकिंग में जाना था। होपफुली अभी मैं वो लाइफ जी भी रही हूँ। अब वही सेम चीज़ होती है, मैं ब्रांच में बैठी हूँ, ऐसे फील होता है जैसे पहले मैं सामने खड़ी थी और अब सामने बैठी हूँ। जी जी। तो आपको कभी लगा नहीं तैयारी के दौरान कि भाई मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं हो पाएगा? बहुत बार लगा। सबसे पहले तो जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था RRBPO, मैंने पहला प्रीलिम्स मैंने कॉलेज में सबसे पहले यही बोला कि मैनेजर के पापा क्या करें। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मेरे बड़े भैया ने उनको बताया कि हो गया है, तो सेम उनका भी रिएक्शन था। उस टाइम में ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो प्रोसेस करे थे उस टाइम। 12-1 बजे तक जाकर उनको यकीन हुआ कि अच्छा हो गया है। उस टाइम में तो ऐसा था कि क्लर्क का हो जाए जी, क्लर्क का हो जाए, एक सिलेक्शन हो जाए, अदर स्टेट से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, नौकरी मिल जाए। बट देन ये सब जब तक एनालाइज नहीं करोगे आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, ना खुद में इम्प्रोवाइज कर पाओगे। मूव दो और जितने भी मूव देते हो उनको अच्छे से एनालाइज करो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में वो जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं धाकड़ कॉन्स्टेबल की पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें आज हम टॉपर टॉक में एक विद्यार्थी को लेकर आए हैं जिसका RRBPO में सिलेक्शन हुआ है और अभी RRBPO में वर्किंग है। तो ये एपिसोड आपके लिए बड़ा खास होगा क्योंकि हमारे साथ हैं गायत्री राजपुरोहित, जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और कंसिस्टेंसी के साथ साबित किया अगर इरादा मजबूत हो तो सिलेक्शन तय है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉपर प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से अपन स्ट्रगल जर्नी को अपन समझ सकते हैं और फेलियर से कैसे अपन निकल सकते हैं। तो स्वागत करता हूं बिना कुछ समय गवाए गायत्री राजपुरोहित का। हाँ जी गायत्री राजपुरोहित, अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए। सर करंटली मैं एज RRBPO वर्किंग हूँ। मैंने RRBPO NICL असिस्टेंट जैसे पेपर्स वो क्लियर करे हैं और IPSO का इंटरव्यू भी दिया। जी, आपको किस उम्र में आपका सिलेक्शन हो गया था? 22 ईयर ओल्ड। आपने तैयारी करने के बारे में कब सोचा? सर आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, आपको कितना समय लगा तैयारी को पूरा करने में? सर मेरा सेकंड ईयर में हो गया था। फर्स्ट ईयर मुझे 1 साल लग गया थोड़ा जानने में और समझने में। सेकंड ईयर में 1 साल में आपने क्या सीखा कि मेरे लिए क्या कमियां रह गई थी जिस कारण मैं पास नहीं कर पाई? सर सबसे पहले तो डिसिप्लिन। पहले मुझ में ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था। एक दिन 14 घंटे पढ़ लिया तो एक दिन मन नहीं कर रहा, पढ़ा नहीं, कंसिस्टेंसी इतनी थी। सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है ना। आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहोगी? ये कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। एज आई टोल्ड यू कि एक दिन पढ़ो दूसरे दिन नहीं पढ़ो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो आप एक दिन पढ़ो और दूसरे दिन मन नहीं है तो बोले 2-3 घंटे पढ़ो, पर पढ़ना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट रहना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में अधिकतर फैमिली ट्रेडिशनल विचारों को फॉलो करती है। खासतौर लड़कियों की शादी के मामले में परिवार वाले ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, और आप पर भी कभी इस तरह का दबाव रहा था? सर फैमिली की तरफ से तो नहीं था ज़्यादा, पर क्योंकि मारवाड़ी फैमिलीज में थोड़ा होता है तो रिश्तेदार और समाज में थोड़ा था। इवन एक रिश्तेदार ने मेरे पापा से ये भी कह दिया कि लड़की की पढ़ाई पे आप क्यों लगा रहे हो, मत पढ़ाओ, आपको तो रिश्ता बताएं। बट मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि ये तो 100% मैनेजर बनेगी। जी जी। तो फिर ये हो गया कि अब तो पापा ने भी कह दिया अब तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सिलेक्शन के बाद रिश्तेदारों का व्यवहार बदला आपके प्रति? बिल्कुल सर। अब एक्चुअली वो अपने बच्चों को भी, पहले मैं जैसे लाइब्रेरी जाती थी तो उसको लेकर भी कुछ लोग नेगेटिव रहते थे। मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि
लड़की जा रही है, शाम को 6-7 बजे तक आती है। अब वही अपनी बच्चों को उसी लाइब्रेरी में भेजते भी हैं और उनको कहते भी हैं आप भी पढ़ाई करो, गायत्री का हुआ है आपका भी होगा। जी। तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था? सर मैंने बीकॉम करा है और मेरी स्कूलिंग जो है मेरे गांव के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। कुछ बता पाओ गांव के बारे में अपने? हाँ सर, मेरे आई लाइक नो आंसर टू दिस। जी, कोई नहीं। आप तो बताइए, आप किस तरह के स्टूडेंट थे? शार्प थे, ब्रिलियंट थे, एवरेज थे या आप नॉर्मल स्टूडेंट थे? मैं एवरेज स्टूडेंट थी। Average। हमेशा से सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज ही रही। जी। आप अपने सफलता में सेल्फ मोटिवेट कैसे रखते थे अपने आप को? सर जैसे मैंने बताया कि समाज से और रिश्तेदारों से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहता था, पर मेरी फैमिली ने मुझे क्योंकि बहुत सपोर्ट करा, मेरे पेरेंट्स, तो मुझे था कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना। अगर वो इतना मेरे में यकीन दिखा रहे हैं तो करना तो ज़रूरी है। प्लस मेरी जो माता जी है उनका जीवन सर बहुत संघर्षों से भरा रहा है, उन्होंने कठिन जीवन निकाला है। तो उनको देख करके मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे अपना फ्यूचर जैसा चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बनाना पड़ेगा। मुझे वो टिपिकल लाइफ नहीं चाहिए। तो खुद से एक रहता था कि नहीं करना तो जरूरी है, अगर बैंकिंग में आई हूँ तो सिलेक्शन लेके ही निकलना है। अगर आप गर्ल्स होने के नाते गर्ल्स को क्या मोटिवेट करना चाहोगी कि बैंकिंग में किस तरह का करियर है? सर बैंकिंग बहुत अच्छी है, आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, आप ब्रांच में बैठे हो, काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट होता है, फील्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर एज अ गर्ल, जैसे मैं भी जब प्रिपरेशन फेज में थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट करके रखती थी, तो उनको अगर खरीदना है जल्दी से जल्दी तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या फटाफट सिलेक्शन लो। परिवार वालों ने कभी सरकारी जॉब के लिए प्रेशर किया आपको? सर फैमिली से प्रेशर तो नहीं कहूँगी मैं, पर एक उनको था, जैसे मेरे फैमिली में कोई है नहीं गवर्नमेंट जॉब में, तो वो चाहते थे कि कोई तो हो। जैसे मेरे बड़े भैया हैं, वो जिम्मेदारियों के कारण कर नहीं पाए, तो वो मुझे कहते थे मैं तो नहीं कर पाया पर मैं चाहता हूँ तू करे। तो उनको एक्सपेक्टेशंस रहते थे आई उनसे, प्रेशर उतना नहीं था। और सर एक ये भी है कि क्योंकि मैंने 22 की एज में सिलेक्शन ले लिया, तो प्रेशर वाला फेज उतना आया नहीं। जी। जब आपने जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी की तो बैंक के अलावा आपने कोई ऑप्शन भी ढूंढ रखा था क्या? नहीं सर, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बैंकिंग ही था, क्योंकि मैंने कॉमर्स चूज करा 11th में आकर के। एक्चुअली जब मैं छोटी थी सर, अपने गांव में जब रहती थी तो मैं अपने माता जी के साथ बैंक जाया करती थी कैश विड्रॉल के लिए, ग्रामीण बैंक है वहाँ पर भी। तो वहाँ पर जो मैंने एनवायरनमेंट माहौल देखा, जो रिस्पेक्ट होती है बैंकर्स को देख करके, मुझे बड़ी प्रेरित करती थी वो चीज़ें। मुझे ऐसे होता था उस टाइम पर कि कभी बनूंगी। और फिर जब मैंने फाइनली कॉमर्स चूज करा और सोचा आगे क्या करना है, तो मुझे वही याद आया, मैंने कहा यही परस्यू करना अच्छा रहेगा। प्लस क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, मुझे फटाफट सिलेक्शन चाहिए था, तो मुझे था कि कोई ऐसा फील्ड चूज करूँ जहाँ सिलेक्शन जल्दी हो, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो बैंकिंग में ये एक रहता है, प्लस 6 महीने में ऑलमोस्ट सब हो जाता है, इसलिए मैंने बैंकिंग ही चूज करा। आपका सिलेक्शन आपने बताया आरआरबी पीओ में हुआ था, एनएससीएल में हुआ था, और किस में हुआ था? और आरआरबी क्लर्क था। आरआरबी क्लर्क, पीओ का भी मैंने इंटरव्यू दिया है, एंड आई वुड से ऑल्दो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मेरा इनिशियल फेज था प्रिपरेशन का, उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ, तो मेरा एक एसबीआई अप्रेंटिस भी हुआ। ओके। तो जब आपने आरआरबी पीओ ही सिलेक्ट ज्वाइन क्यों किया, आपने एनआईसीएल क्यों नहीं ज्वाइन किया, इसके पीछे को कारण? ऐसा ही टोल्ड यू सर, मेरे लिए तो एक तरीके से ये चाइल्डहुड ड्रीम ही है जी। मुझे बैंकिंग में जाना था, होपफुली अभी मैं वो लाइफ जी भी रही हूँ। अब वही सेम चीज होती है, मैं ब्रांच में बैठी हूँ, ऐसे फील होता है जैसे पहले मैं सामने खड़ी थी और अब मैं सामने बैठी हूँ। जी जी। तो आपको पता है बैंकिंग में 3 सब्जेक्ट आते हैं मेजर, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? सर क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा, ऑल्दो मुझे पर्सनली क्वांट पसंद है, पर मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। और रीजनिंग में भी आई थिंक सबकी अच्छी होती है, रीजनिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नॉर्मली राजस्थान के एरिया में गर्ल्स की या किसी स्टूडेंट की इंग्लिश वीक होती है, तो आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगी? सर मेरी खुद की इंग्लिश बहुत वीक थी, क्योंकि गाँव में मेरी हुई है, क्वालिफिकेशन जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो जब मैं पहली बार आकर आई थी और पहला टेस्ट हुआ था इंग्लिश का, आउट ऑफ 20 में 3 नंबर आए थे। इवन मोक में भी आउट ऑफ 30 भी 3 नंबर ही आते थे। तो उस टाइम पे बहुत ऐसे नेगेटिव फील होता था कि कैसे करूंगी, क्योंकि 3 नंबर आए हैं, कट ऑफ भी नहीं निकलेगी, सेक्शनल वाले भी, तो अब कैसे करूँ।
तो उस टाइम पे मुझे ये था कि अगर 2 सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छा कर दूं और इंग्लिश में कट ऑफ मार्क्स आ गए तो मेरा हो जाएगा। पर जैसे ही मैंने एग्जाम देने शुरू करे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो सब में एवरेज हूँ, तो मुझे इंग्लिश थोड़ी तो बेटर करनी पड़ेगी। तभी हिमांशु सर भी आए थे हैकर कॉन्सेप्ट में, तो आरसी और सब उन पे मैंने ध्यान देना शुरू करा। वो बहुत अच्छे से करवाते थे। फिर मैंने ये देखा कि इंग्लिश में मैं पहले मूक्स देती थी तो ज्यादा अच्छे से एनालाइज नहीं करती थी। ये एक्सपीरियंस में होता है, जब भी कोई मूक देता है, मूक दे दिया फिर आलस आता है। मतलब मॉक देने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन एनालिसिस से होगा। एनालिसिस सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे एनालाइज करती थी कि मैं सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट देखती थी। जब भी आप मॉक देते हो नीचे एनालिसिस में सब आता है, तो एक तो आंसर्ड क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया, अनआंसर्ड पे कितना दिया और रॉन्ग आंसर पे कितना दिया। आंसर्ड और रॉन्ग आंसर में तो फिर भी ठीक है, आप टाइम जो भी दे रहे हो आप एटलीस्ट आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हो, पर अनआंसर्ड क्वेश्चंस पे जो आप टाइम देते हो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो। पहले मेरे 5-5, 6-6 मिनट अनआंसर्ड क्वेश्चंस पे होते थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो एक तो उसको मैंने कम करा। दूसरा इंग्लिश है, मान लो जैसे एनालिसिस करते हो आप, मैं क्या करती थी क्योंकि मेरी बहुत वीक है, आई नो फर्स्ट ईयर मैंने देख भी लिया कि अगर आप ऐसे सोचते हो कि सेक्शनल निकले उतनी करनी है थोड़ी पढ़नी है तो फिर होता ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, क्वांट और रीजनिंग बहुत टफ आता है, इंग्लिश आता है जिसमें आप सारे अटेंड कर सकते हो, इंग्लिश वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने क्या करा, एक कोई क्वेश्चन है मान लो फिल इन द ब्लैंक का, उसमें 5 ऑप्शन है, 5 में 3-3 वोकैब लिख रखी है, तो मैं सारी नोट करती थी जी। इवन क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी अगर उसमें कोई मुझे नहीं आ रहा है समझ, मुझे लग रहा है ये वर्ड है मैंने नहीं सुना या मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता, तो मैं उसको भी नोट डाउन करती थी। कुछ लोग ये भी होता है पढ़ते वक्त कॉपी और पेन लेके नहीं बैठते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी मेमोरी मेरी तरह बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है आप लंबे टाइम तक चीजें याद नहीं रख सकते, तो आप लिखो उनको, राइट डाउन करो, ये माइंड में रहता है। बिल्कुल मैंने अपनी इंग्लिश बिल्कुल ऐसे सुधारी। और सर आप मानोगे ना 7 से 8 कॉपी जो है वोकैब से भरी है। ओके, ये मतलब सबसे बड़ा योगदान ऐसे होता है, जितना आप राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करोगे उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। और रोजाना आप मॉक टेस्ट देते थे डेली, मतलब वीक में आप कितनी बार मॉक टेस्ट दे देते थे? सर ऐसे फिक्स तो कुछ नहीं है, बट जैसे अगर प्रीलिम्स बहुत दूर है तो अभी आपको मेन साथ में लेके चलना है, तो मेरा जो रूटीन हुआ करता था, मैं सुबह अराउंड 5:30 और 6 के बीच में उठती थी। उठते ही सबसे पहले तो 2-3 मिनट मेडिटेशन, क्योंकि एग्जाम में जाकर के जो घबराहट होती है अगर आपको उसको कंट्रोल करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करो। उससे सांसों पे कंट्रोल होता है, थोड़ा आप काम रख पाते हो खुद को। तो मैं सबसे पहले तो ये करती थी। फिर मैं 2 घंटे सुबह करंट अफेयर पढ़ती थी, क्योंकि सुबह सुबह सबका अलग अलग रूटीन होता है। अगर किसी को सुबह अर्ली मॉर्निंग इंग्लिश पढ़ना पसंद है वो इंग्लिश पढ़ो, किसी को क्वांट में दिक्कत होती है क्वांट पढ़ो। मेरे को फ्रेश माइंड में करंट अफेयर पढ़ना होता था। वो पढ़ने के बाद 10 to 5 मेरा लाइब्रेरी का टाइम होता था, उसमें मैं या तो मेंस की सेक्शनल मूक लगाती थी, क्योंकि एक मूक बहुत बड़ा होता है, एवरीवन नोज, उसको वापस एनालाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो सेक्शनल मूक दे दिया, आज मैथ्स का दे दिया, कल रीजनिंग का दे दिया, बस इंग्लिश का दे दिया। तो सेक्शनल में मेंस के लगाती थी, उनको एनालाइज करने में भी टाइम लगता है। फिर कोई एक मूक मैंने दे दिया प्रीलिम्स का फुल। उसके अलावा मैं अपने जो मेरी कमजोरियां हैं, जहाँ मुझे लगता है कि ये टॉपिक ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, वो लेके बैठ गई। उसको मैंने वीडियोस देख ली, आप दाखिल कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ी है, उसका पास भी मिलता है, तो मैंने वो भी देखी है। एक जिस टॉपिक मुझे लगता था कि मैं बहुत वीक हूँ, वो तो मैंने रिपीटेड बहुत बार देखी, मतलब 2, 3, 4 बार। मतलब आपका वीक सब्जेक्ट था, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते थे। आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ लेते थे? एज आई टोल्ड यू सर कि कभी मन होता था तो 14-15 घंटे भी, और कभी 5-6 घंटे हो पाता था। एवरेज बताऊं तो 8 to 9। 8 to 9 ये आपका रेगुलर पढ़ाई होती थी? ठीक है। सोशल मीडिया जो है पढ़ाई में आपके लिए कैसे बाधक बना? सर मैं सोशल मीडिया पे थी नहीं एक्टिव, बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने सिर्फ व्हाट्सएप यूज करा है, जिसमें कोचिंग का एक ग्रुप है अपना, एक टेलीग्राम पे कोचिंग का ग्रुप है। मेरे पास सिर्फ 2 यही थे। इंस्टाग्राम इवन मैंने अभी लास्ट मई में सिलेक्शन होने के 3-4 महीने बाद इंस्टॉल करा, उससे पहले मैंने सोशल मीडिया यूज नहीं करा। जी। आपने मैथ्स कैसे इम्प्रूव किया? मैथ्स सर अगेन वही, एक तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, तो मैंने वो देखी है, बहुत बार देखी है। डीटीपीटी करके एक सीरीज होती थी हमारे दाखिल में। डीटीपीटी का पूरा नाम क्या था? सर आई डोंट
जी, वो था धाकड़ टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज। हम टास्क बेस पे आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाते थे जिससे बच्चे को एक टॉपिक पर हाँ। पूरा, इवन ये अच्छी बात थी कि बैंकिंग और एसएससी दोनों का कंबाइंड होता था, तो कंपैरिजन अच्छा हो जाता था। जी तो उसमें एक टॉपिक आ जा रहा है तो उस पूरे एक टॉपिक को ही पढ़ना है, ऐसे कर करके टॉपिक वाइज मेरा रिवीजन भी हो गया। इवन एक बार तो ऐसा हुआ कि क्योंकि साथ में सारे दे रहे हैं तो होता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो संडे को एक बार तो मैं सोई भी नहीं थी सर। ओके। मैंने इतनी सारी डीआई बनाई, मिक्सचर का टॉपिक था नेक्स्ट डे, तो मैंने उसके भी सारे क्वेश्चंस बना लिए। आपके जितने वीडियो थे, 9 वीडियो थे, आई थिंक 9 या 10 कुछ ऐसे कुछ वीडियो है, सारे देखे थे। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने आई थिंक मेरे हाईएस्ट मार्क्स लिए थे। ओके ओके। ये डेडिकेशन ही आपकी सफलता का मतलब रास्ता जो है आगे दिखाता है। एक और मैं बोलता हूँ अगर आपको कि जो जीके का पोर्शन होता है हमारे बैंकिंग एग्जाम में, लोग इसको अवॉइड करते हुए चलते हैं, आप क्या सलाह देना चाहोगे? सर जीके जैसे सबकी प्रॉब्लम होती है, जीके थोड़ा लगता है कि तो जो बड़ा है सारा तो क्वेश्चन में आ जाता है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। मेरे साथ भी थी। मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा, मैं याद करने में, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, तो याद करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं यही करती थी, सुबह 2 घंटे पढ़ लिया जीके, शाम को वापस रिवाइज कर लो टाइम मिलते। और मतलब कैसे बताऊं, 3 या 4 महीने का तो आप अच्छे से करके जाओ, और अगर हो सके तो 6 महीने का भी करो। तो मैं 6 महीने का जीके आप उसको मतलब बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि प्रीलिम्स होने के बाद कर लूंगी तो नहीं कर पाओगे। ये मैंने भी ट्राई करा है और मुश्किल से 3-4 नंबर आते हैं। प्रीलिम्स के बाद तो मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो जी व्यक्ति को जीके तो स्टार्टिंग में कर ही लेना चाहिए। रीजनिंग को आपने कैसे पढ़ा? रीजनिंग सर आई थिंक सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा भी था। रीजनिंग में प्रैक्टिस करके हो जाता है, मजा भी आता है पजल्स बनाने में सब। रीजनिंग में एक मेंस में ऐसा होता है कि नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी आता भी है, थोड़ा टफ आता है। तो उसमें मैं सबको एक सजेस्ट करूंगी, आप जब भी रीजनिंग का पेपर अटेंड करते हो, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग एंड पजल्स, ये 3 ऐसे हैं जो आप पूरा नहीं बना सकते पेपर में। अगर मैं किसी पेपर में जाकर के मेंस की पजल लेके बैठूं तो आधा घंटा कम से कम लगेगा। मैं आराम से घर पे बैठ के बनाऊं तो भी आधा घंटा लगेगा, वहां तो पूरा ही आधा घंटा मिल रहा है। तो आप क्या करो, इनपुट आउटपुट है उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको हो 2-3 स्टेप तो मैं बना ही लूंगा, 5 में से 2-3 नंबर वहां से निकालो। कोडिंग डिकोडिंग में भी सेम है, आप 2-3 नंबर वहां से निकालो। पजल में ये मेरे साथ पर्सनली होता था, आई डोंट नो, ऑल द प्रैक्टिस करने से ये चीज हो जाती है। मैं पजल को सेट करती थी, थोड़ा बनाया, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर देखती थी सारी पॉसिबिलिटीज में ये वाली राइट है तो यही आंसर होगा, और ऐसे करके नंबर निकालती थी वहां से। बाकी वन लाइनर होता है। आपके आरआरबी के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश में आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, तो आपने कौन सा एग्जाम दिया था? हिंदी वाला दिया था, इंग्लिश वाला दिया था? मैंने इंग्लिश दिया था। आपका हिंदी मीडियम था? हाँ सर। ठीक है, और आप इंग्लिश सब्जेक्ट से मतलब अटेम्प्ट किया पेपर को। आपको लगा आपको हिंदी अटेम्प्ट करना चाहिए था? नहीं सर, क्योंकि अपन सारे आईबीपीएस और बाकी सारे पेपर होते हैं, तो इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ही, वो करना ही है। बिल्कुल, आप रेगुलर इंग्लिश पढ़ रहे थे तो आपको लगा इंग्लिश से मुझे अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। प्लस कहीं ना कहीं उस टाइम तक मेरी फ्लुएंसी बन गई थी इंग्लिश में, आरसी वगैरह में मैं बेटर हो गई थी, थोड़ा इम्प्रूव हो गया था, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था मुझे कि इंग्लिश लेना सही रहेगा। और हिंदी से उस टाइम पर उसके लिए अलग से मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो क्लियर भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश चूज करा। आपके आरआरबी पीओ प्री के पेपर में 80 में से कितने नंबर आए थे, कुछ आपको याद हो तो? प्रीलिम्स में सर अराउंड 67 आए। कितने कट ऑफ थी उस टाइम, कुछ आइडिया हो? 48 ना। ओके, 48 कट ऑफ थे आपके, इतने हाई नंबर थे। आपको कभी लगा नहीं तैयारी के दौरान कि भाई मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं हो पाएगा? बहुत बार लगा। सबसे पहले तो जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था आरआरबी पीओ, मेरा पहला प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला आरआरबी पीओ का ही था। तो जब मैंने दिया, जाके बैठी मैं, पहले क्या होता था 45 मिनट्स का होता था, कंबाइंड होता था, सेक्शनल कर दिया। तो मैंने जैसे ही पेपर अटेंड करने लगी, मुझे लगा 10 मिनट हुए हैं, स्क्रीन ही बंद हो गई। 45 मिनट्स ऐसे निकले जैसे 7-8 मिनट हुए हैं। तो तब इतना जो डीमोटिवेटेड फील हुआ था, मैं घर पे आके बहुत रोई। मैंने मूवी देखी थी सर, नील बट्टे सन्नाटा, उसको देख के और रोई। फिर नेक्स्ट डे आई थिंक मैंने आपको आके बोला भी था कि सर मेरा तो मुझे लग रहा है कभी होगा ही नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है खुशी, उसको मैंने बोला था, शी वाज लाइक नहीं क्यों नहीं होगा, अपना ही सबसे पहले होगा, ये तो पहला अपना पेपर। पर उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे सारे एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, आता सब है, अटेंड नहीं कर पाते, तो स्पीड वाली प्रॉब्लम मुझे वहां पर समझ आई। जी,
बैंकिंग में स्पीड का बड़ा रोल रहता है, तो आप स्पीड के लिए क्या चीज़ें करते थे जिससे स्पीड आपकी इम्प्रूव रहे? सबसे पहले तो सर डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन भी स्किप करते हो, दूसरे दिन आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाने में 5 से 6 सेकंड ज्यादा ही लगेंगे। जी जी। ये दूसरा, अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानना बहुत जरूरी है। जब मैं पहले जब कॉन का पेपर अटेंड करती थी तो मुझे ऐसा होता था कि टाइम निकल गया सारा और वो ही नहीं अटेंड, जबकि मैं स्पीडी लेके बैठी रहती थी, क्योंकि ये सब कहते हैं स्पीडी, नाम ही स्पीडी है तो उसको स्पीड में बनाना सबसे पहले होती है। बट सर वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी। मैंने ये नोटिस करा, एक स्पीडी का क्वेश्चन बनाने में मुझे 1 मिनट लग जाता है, जबकि वही 2.5 मिनट में मैं मैक्स टू मैक्स 2.5 मिनट में एक DI बना करके 5 नंबर निकाल लेती हूँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड करा कि मैं पहले जो जिसमें मैं अच्छी हूँ वो पहले अटेंड करूंगी, और जिनमें मुझे टाइम लग रहा है वो लास्ट के 3-4 मिनट वैसे भी ऐसे होते हैं कि बहुत प्रेशर में होता था, नहीं हो पाता। उस टाइम पर 1 लाइनर निकालो और हो भी जाता था। होपफुली 3-4 मिनट में स्पीडी वाले क्वेश्चन हो भी जाते थे। तो ये करा फिर। मतलब ये तो डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट की पहले अटेम्प्ट क्या करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब इसमें मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इस एग्जाम में नॉलेज से ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट व्यक्ति को कब देना स्टार्ट करना चाहिए? जैसे तैयारी बिल्कुल बिगिनर व्यक्ति है, बिगिनर स्टूडेंट हमारे पास आया है, उसको आप क्या एडवाइस करोगे, अब टेस्ट कब स्टार्ट करना चाहिए आपको? जब 50 to 60% सिलेबस, ओके, आपका 50% सिलेबस पूरा हो जाए तब आप मॉक देना शुरू करें। वरना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो होंगे जो आपने पढ़ा नहीं अभी तक, तो उसका फिर ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जी। आपने इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से की और किस तरह से आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछे गए थे और आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था? सर इंटरव्यू की तैयारी धाकड़ कॉन्सेप्ट में, कोचिंग मैंने ये ज्वाइन कर रखी थी, धाकड़ के स्टाफ ने सारी मेरी तैयारी करवाई थी। मैंने बहुत सारे मूव दिए थे यहाँ पे, इवन दिन में 3 भी देती थी मैं, 3 बैच तीनों में चली जाती थी। तो तैयारी मेरी वहां से हुई। एंड में आते आते तो ऐसे हो गया कि हम सारे एस्पिरेंट्स जो बैठे होते थे, हम आपस में भी एक दूसरे के मॉक्स लेते थे। जी जी। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा सा आई वुड से बुरा था। मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथली नहीं गया, क्योंकि लास्ट में था, मेरा नंबर 25 पे थी मैं, और शाम हो गई थी उस टाइम पर। मैं वेट कर रही हूँ कब आएगा मेरा नंबर, कब आएगा। फिर फाइनली आया, मैं अंदर गई, बहुत घबराई हुई थी, मेरा पहला इंटरव्यू था। जी जी। तो अंदर 7 लोग बैठे थे, उनको देख के थोड़ा और मेरे को घबराहट हुई। फिर जैसे ही मैं बैठी, उन्होंने सबसे पहले मुझे यही बोला, गायत्री मंत्र बोलो। जी जी। मैंने बोला, उसका मतलब भी पूछा, होपफुली मुझे आता था, तो मे बी यही रीजन है कि मेरे मार्क्स थोड़े बेटर आए। आगे तो मैं बहुत डर गई थी। एक दो जगह ऐसा हुआ कि चेयरमैन सर ने, जो चेयरपर्सन होता है, उन्होंने बीच में मेरे से पूछा एकदम से, RRB प्रॉफिट में या लॉस में? ओके। तो मुझे कंफर्म नहीं था, बट ये पता था अराउंड प्रॉफिट ही है, तो मैंने प्रॉफिट कह दिया। तो उस पे वो एकदम से भड़क गई, कैसे है प्रॉफिट में, आपको कैसे पता, आपने देखी थी डेटा? उस टाइम पे मैं बहुत डर गई। बट इन दी एंड इंटरव्यू में वो क्या देखेंगे अपन को नहीं पता होता, वो बस इतना ही देखना चाहते हैं कि आपने मेहनत करी है, आप जेन्युइनली वहाँ देने आए हो सीट को, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, डेडिकेटेड हो। कुछ याद है आपको आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे? 75 आए। 75 आउट ऑफ 100। ठीक है। तो आपका जब सिलेक्शन हुआ था, रिजल्ट किस डेट को आया, आपको डेट याद है? 1 Jan रिजल्ट आया था, नए साल को रिजल्ट आपका आया था। और रिजल्ट आने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? सर जिस दिन रिजल्ट आना था, मैं ऊपर छत पे चली गई थी जी। जैसे मैंने रिजल्ट देखा, और तो उसमें कुछ लिखा नहीं होता क्लियरली, पर मैंने मार्क्स देखे, अपने मार्क्स देख के मुझे समझ आ गया मेरा हो गया है। तो मैं रोने लग गई, फटाफट भागे नीचे आई, अपनी मम्मी को हक करा, मैंने उनको बोला कि मेरा हो गया है। उनको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा। थोड़े टाइम बाद उनको समझ आया कि अच्छा सच में हो गया है। फिर मैंने अपने पिताजी को फोन करा, तो वो कार में थे उस टाइम। मैंने कॉल करके सबसे पहले यही बोला कि मैनेजर के पापा क्या कर रहे हैं। तो पहले तो उनको समझ नहीं आया, फिर मेरे बड़े भैया ने उनको बताया कि हो गया है, तो सेम उनका भी रिएक्शन था। उस टाइम में ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्रोसेस कर रहे थे उस चीज को। 12-1 बजे तक जाके उनको यकीन हुआ कि अच्छा हो गया है। तो हमारा न्यू ईयर हैप्पी हो। सही है, बिल्कुल, वो तो अलग होता है। एक्चुअली आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि उस दिन को आप कभी याद भूल नहीं सकते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। आपके जब रिजल्ट आने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो क्या था? सर नेक्स्ट ज्वाइनिंग होता है, उसके लिए बैंक एक मेल करता है। मेल में वेन्यू लिखा होता है। हमारा एचओ में हुआ था, जोधपुर में हेड ऑफिस हमारा, क्योंकि यही है। तो डॉक्यूमेंट्स की वो लिस्ट भेजते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाना होता है। बैचेस में बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, और उसके लगभग 1.5 महीने 2 महीने बाद ज्वाइनिंग
होती है, ज्वाइनिंग के लिए भी वापस एचओ में बुलाता है और वहाँ से फिर अलॉट होता है आरबीओ आपका जो भी है। आरआरबी में भी कोई एलपीटी का टेस्ट होता है? सर अगर अदर स्टेट से करो तो हाँ। होता है। ओके, जैसे राजस्थान के स्टूडेंट हैं और वो गुजरात से अगर देते हैं तो उनको गुजराती का एलपीटी देना पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है। डीवी होने के कितने टाइम बाद आपका ज्वाइनिंग आ चुका था, या डीवी का मेडिकल हुआ होगा आपका? नहीं सर, डीवी में मेडिकल एक्चुअली देना पड़ता है। ओके, मेडिकल और सारा करके जी डॉक्यूमेंट्स। जी। तो आपकी ज्वाइनिंग डेट, रिजल्ट आपका आया था 1 जन को, और आपका ज्वाइनिंग डेट क्या थी? 25 ऑफ फेब। 25 फेब को आपकी ज्वाइनिंग डेट थी। तो बताइए ज्वाइनिंग का आपका क्या एक्सपीरियंस था? ज्वाइनिंग का सर गए थे, एचओ गए थे, सारे आए हुए थे, हम बैठे थे, चेयरमैन सर आए थे, उन्होंने हमें एड्रेस करा, हम सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको, और उसके बाद चेयरमैन सर ने हमें बैंक के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने लीव कर दिया। उसके बाद हमें आरबीओ से अलॉट हुआ। जी, आपको आरबीओ कौन सा अलॉट हुआ था सबसे पहले? सबसे पहले सर मुझे नागौर आरबीओ अलॉट हुआ था। जी, तो वहाँ पे आपका ब्रांच का एक्सपीरियंस क्या था? सबसे पहले दिन आप जब ब्रांच गए तो वो कैसा लगा? सबसे पहले गई तब तो ये था कि पहले ऐसे बाहर से ऐसे ही लगता था बहुत पता नहीं टफ काम होगा, कैसे सीखूंगी, ये सब थोड़ा मन में डाउट्स रहते थे, कस्टमर कैसे टैकल करने हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। पर फिर जब ब्रांचेस में गए तो सीनियर्स थे हमारे, उन्होंने बताया, वो गाइड करते थे, धीरे धीरे काम करके फिर सारा सीख भी लिया। जब 22 साल में आप पीओ की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए तो खुद को कैसा लग रहा था? वहाँ उस सीट पे बैठ के आपको कैसा लग रहा था? सर ब्लेस्ड फील हो रहा था। जी जी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता, इवन मेरे परिवार वालों को नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें ये तो पता था 2-3 साल में तेरा हो जाएगा, तो इतना जल्दी होगा ये नहीं पता था। तो कभी कभी वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज को। तो मेरे लिए ये बहुत ही, इवन एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं नागौर में थी, तो एक कैंप था हमारा बैंक का जी, तो वहाँ पर एसडीएम मैडम आई थी, तहसीलदार आए थे और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब आए थे। तो वहाँ पर क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करी थी अपनी बैंक को, तो मैंने वहाँ पर सबको बताया था कैंप के बारे में, जो भी ग्रामवासी थे उनको। जी जी। तो एसडीएम मैडम के जब बगल में मैं चेयर पे बैठी थी और उन्होंने जब सराहना करी, मेरे लिए सर वो बहुत बड़ा मोमेंट था। जी जी। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा भी कभी होगा। आई वाज वेरी हैप्पी दैट डे। ठीक है। खुद की मेहनत, आप जब सिलेक्शन लेते हो तो मेहनत तो खुद की होती है और डेडिकेशन खुद का होता है, इसके अलावा और आप किसको श्रेय देना चाहोगे? सर डेफिनेटली मेरी कोचिंग, धाकड़ कॉन्सेप्ट की गाइडेंस के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मैं भी अभी लाखों की भीड़ में कहीं खो गई होती, अच्छी गाइडेंस नहीं होती, आपको नहीं पता होता है कैसे क्या करना है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम आई थी, इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि आरआरबी आईबीपीएस करके अलग अलग होता है, सबकी पेपर अलग होता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो डेमो क्लास में फर्स्ट डे धाकड़ सर ने एक हमें पेपर दिया था जिसमें लिखा हुआ था आरआरबी आईबीपीएस प्रीलिम्स मेंस। तब मुझे पता चला अच्छा ऐसे होता है, मेंस में ये टाइमिंग होती है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने मार्क्स का होता है पेपर। उससे पहले कुछ पता ही नहीं था बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा। सेकेंडली जब मुझे डीमोटिवेशन फील होता था, आई थिंक मैं आपको ही कॉल करती थी, कभी कभी ऐसा लगता था कि कभी होगा ही नहीं, तो जहाँ से सबसे कम कट ऑफ है वहां से मैं फॉर्म फिल करूँ। तो मैं सर को पूछती थी कर्नाटका से भर दूं क्या कन्नड़ सीखना। आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि मुझे अदर स्टेट से अप्लाई कर लेना चाहिए? क्योंकि सर जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो, खुद पे यकीन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे भी पहले ऐसे होता था कि सेल्फ डाउट बहुत आते हैं, जी जी। नहीं हुआ तो। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एज आई टोल्ड यू भी गांव में मैंने पढ़ाई करी है। फर्स्ट टाइम जब मैं आई कोचिंग, सारे बच्चे इतने सारे हैं, सबकी ग्रेजुएशन अच्छी जगहों से हुई है, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तो इन लोगों से कम्पीट करके सिलेक्शन लेना मुझे बहुत टफ लगता था उस टाइम। एक टाइम में तो ऐसा था कि क्लर्क का हो जाए, क्लर्क का हो जाए, एक सिलेक्शन हो जाए, अदर स्टेट से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, नौकरी मिल जाए। बट देन जब मैंने नेक्स्ट ईयर सारा जो भी है मैंने कहाँ गलत गई, अपने टीचर से बात करी, इवेल्युएट करा, फिर खुद में इम्प्रोवाइज करा, तो मेरा सिलेक्शन तो हुआ। पर सर मेरी आरएमजीबी में 6th रैंक थी। तो पीओ का पेपर मैंने 6th रैंक के साथ निकाला, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा है, उसके बाद अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये सबसे आसान काम है, पढ़ करके सिलेक्शन लेना, मेहनत करना सबसे इजी होता है। और आप करो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप मेहनत करके नहीं कर सकते। जी,
इतना ही नहीं, इवन जो सबसे मुझे अच्छी सबसे लगती है मेरी कोचिंग की बात, धाकड़ कॉन्सेप्ट प्रीलिम से प्रिपरेशन जब आप शुरू करते हो वहां से सिलेक्शन तक ही साथ नहीं होता, आगे भी रहता है। जी। टीवी के टाइम से मैं धाकड़ सर को कॉल किया करती थी, तो फोन उठाते थे, आंसर करते थे। और अब जब मेरी ज्वाइनिंग हो गई तो आपको ही करती हूँ मैं बहुत बार, जी, जी। चैलेंजेस आते रहते हैं, बिल्कुल। तो आप सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हो, सो थैंक यू वेरी मच। मैं लाइक आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। जी। ऑफ कोर्स मेरी फैमिली सर, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, इवन रिश्तेदार और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं, तो उन्होंने सबकी बातों को अनसुना करा, मुझ पे विश्वास दिखाया। परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा जरूरी परिवार ही मेरे होता है। बड़े भैया भी इवन उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, जी। उन्होंने मुझे लाइक सो मेनी वेज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। जी। मेरी बड़ी बहन जो है, कभी भी ऐसे डीमोटिवेटिंग फील होता था तो मैं अपनी बहन के पास जाया करती थी, मैं उनको बताती थी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वो मुझे कहते थे कि तेरा तो सबसे पहले होगा, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। जी जी, यही सबसे बड़ी बात होती है कि अपन को लगता है। मेरा फ्रेंड सर्कल सर, मेरी फ्रेंड्स जो, मेरी बेस्ट फ्रेंड खुशी, वो भी वर्किंग है अभी, कृति वो IPS PO है, खुशी SBA है। तो मतलब आप ग्रुप में तैयारी करते थे? बिल्कुल सर, हम एक दूसरे को हेल्दी कंपटीशन देते थे। जी जी। तो मतलब आप साथ में, कई लोग साथ में मॉक देते थे, ऐसा भी आप ही देते थे कि एक ही मॉक सब लोग साथ में दे रहे हो, फिर देखते कंपटीशन कैसे बनाए? और फिर सर कंपैरिजन भी करते थे, जी जी, किसके कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिया, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि अपन क्वेश्चन आंसर तो निकाल लिया, पर जरूरी नहीं है कि आंसर निकालना ही वो सफिशिएंट हो, आपने टाइम कितना दिया ये बहुत मैटर करता है। अगर आप एक क्वेश्चन पे जितना टाइम देना चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हो तो भी आपका कहीं ना कहीं वो लॉस ही होता है। जी जी बिल्कुल। तो ये चीजें रिकॉग्नाइज करना, अच्छा तूने करा है, अगर कम टाइम में करा है तो कौन से तरीके से करा है, आपस में एक दूसरे को इम्प्रोवाइज करने में बहुत हेल्प करा। टीम वर्क से ही सिलेक्शन हो पाता है, ये तो कंफर्म है ये। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर लाइक करंटली मैं जहाँ वर्क कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जी जी। मेरा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट, सब कहते हैं बैंकिंग में, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेशर बहुत है, तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कितना ही प्रेशर हो, आपको जो सैलरी मिल रही है ना उससे कम ही हो। मतलब एक तारीख को जो सैलरी को जस्टिफाई कर रहे होते हो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग इतना रिस्पेक्ट करता है, इतना प्यार मिलता है, और एक तरीके से आप समाज सेवा भी कर रहे हो। बिल्कुल। बूढ़े लोग आते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, आप उनको समझाओ, कुछ स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, उनके बारे में बताओ, उनका फायदा कहाँ है कहाँ नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह आप काम करते हो। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है जी। मतलब एक ही बात है कि एक तारीख को सैलरी आती है तो सब लगता है कि सब बर्डन जो है वो खत्म हो चुकी होती है, ये तो हमेशा होता ही है। लेकिन हाँ, मतलब आप इसी फ्यूचर में इसी तरह से बैंकिंग में आगे जाना चाहते हो? हाँ, मैं अपनी जॉब बहुत अभी एंजॉय कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। एट प्रेजेंट तो मैं यही रहना चाहूँगी। जी। आप हमारे विद्यार्थियों के लिए कुछ गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर की जो तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहो तो बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो सर जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ईयर में मैंने खुद पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं दिखाया, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे बेटर बहुत सारे लोग हैं। पर फिर जब मैंने नेक्स्ट ईयर अपने साथ खुद को इवेल्युएट करा कि मैं कहाँ कमियां कर रही हूँ, कहाँ मेरी कमियां रह रही है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे पहले तो खुद पे यकीन करना है। खुद पे यकीन रखो, आपने शुरू करा है, आप जरूर सिलेक्शन लो। अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट सिलेक्शन ले सकता है तो आप भी बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपको कभी कॉन्शियस फील होता है, कभी आप बुक्स में मेरे साथ होता था, घबराहट होती थी, तो आप मेडिटेशन करो या कुछ ऐसा करो जिससे आप में पॉजिटिविटी आए। मंदिर चले जाओ 5 मिनट, डांस कर लो, गाना गाना पसंद है वो गाओ, जो भी अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, जो भी आपके क्लोज वंस है उनके साथ शेयर करो आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो आपको हेल्प करेंगे थोड़ा रिलीफ फील करने में। जब भी पेपर देने जाते हो आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आपको क्वेश्चंस चूज करने आ गए तो बैंकिंग इज ऑल अबाउट दैट, बहुत इजी हो जाएगा आपका सिलेक्शन। आपको बस पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि 1 मिनट देना चाहिए पर 1 मिनट 20 सेकंड दे रहे हो, पर आप कंफर्म हो कि आउटपुट आएगा ही आएगा, तो वो क्वेश्चन आप जरूर अटेंड करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा सब आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं पर आप वो टॉपिक स्किप कर देते हो। अगर आप वो स्किप कर दोगे तो वो नहीं कर पाओगे जो बहुत ही ज्यादा इजी था। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी पढ़ते हो उसको रिवाइज करो। मॉक्स जितने भी देते हो, मॉक्स अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। मॉक देने के बाद अगर आप उसको एनालाइज करोगे अच्छे से, आपने टाइम कितना किस पे कहाँ दिया,
आपके कौन से गलत हुए तो क्यों हुए, जो सही हुए हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगा है तो क्यों लगा है। ये सब जब तक एनालाइज नहीं करोगे आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, ना खुद में इम्प्रोवाइज कर पाओगे। मूव दो और जितने भी मूव देते हो उनको अच्छे से एनालाइज करो। प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी होती है, ठीक है ना, तो मेंस की तैयारी के लिए आपने अलग से ऐसा क्या किया? सर प्रीलिम्स में बेस तो सारा आपका बिल्ड हो ही जाता है। मेंस में थोड़ा सा लेवल क्योंकि हाई होता है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ही आता है। और मेंस जो है मेनली उसके लिए मूव लगाओ। मेंस में पढ़ने के लिए तो कुछ अलग है ही नहीं, आपने सारा पढ़ लिया प्रीलिम्स की तैयारी में, अब उससे एक लेवल थोड़ा अप ही क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो। मेंस में मॉक का क्या रोल होता है? मॉक ज़्यादा देने चाहिए या ज़रा पढ़ना चाहिए? सर आपकी मैंने क्या- पर्सनली सर सिर्फ मूव्स दिए हैं। जी जी। मैंने पढ़ाई के मामले में एज आई टोल्ड यू कि आपने सारा पढ़ लिया है पहले, आप उससे एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस अटेंड करो, दैट्स ऑल। जी जी। आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। जैसे हमें शीट्स प्रोवाइड होती थी, इवन हमारी जो शाम को एक धाकड़ कॉन्सेप्ट में क्लास होती थी मेंस की, तो वो मैंने अटेंड करी है। उसमें दशरथ सर हमारे वो पढ़ाते थे, उन्होंने मेंस को बहुत कंटेंट जो है रेडी करवाया है। तो ज्यादा से ज्यादा मूव्स दो और उससे ही इम्प्रोवाइज कीजिए। जी ठीक है। देखिए, तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपका जो ये पॉडकास्ट हुआ हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा और वापस मिलते हैं। थैंक यू।